आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। श्रीनगर के मज़ाफ़ात और डाउनटाउन में मुसलसल 15वें दिन भी बंदिशें आयद हैं। ताहम सिविल लाइन्स इलाकों में बंदिशों में नरमी दी गई। दफातर में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरी ठीक रही, लेकिन बेशतर प्राइमरी स्कूलों में तलबा गैर हाजिर रहे। उधर वादी के मौजूदा हालात पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मीटिंग की। इस बीच राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के हालात पर मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज़ाद ने कहा कि अब कश्मीर के लोगों और वहां के लीडरों को आज़ादी मिलनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि कश्मीर में हालात पटरी पर कैसे लौटेंगे और अवाम को आखिर राहत कब नसीब होगी। आज इन्हीं तमाम खदशात को और इन्हीं तमाम सवालात को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में मामूलाती जिंदगी शदीद मुतासिर है। 15 दिन गुजरने के बाद भी वादी में बंदिशें आयद हैं और मवासलाती निजाम भी पूरी तरह बहाल नहीं किया गया है। हालांकि सिविल लाइन्स इलाकों में बंदिशों में थोड़ी नरमी दी गई है और इन इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त देखी जा रही है। ताहम डाउनटाउन और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में अब भी सख्त तहदीदात आयद हैं। आज से सरकारी दफातर में कामकाज बहाल हो गया है और खासी तादाद में मुलाजमीन सिविल सेक्रेटेरिएट समेत दीगर दफातर पहुंचे। कई प्राइमरी स्कूलों को भी खोल दिया गया है। बेशतर स्कूलों में स्टाफ तो पहुंचा, ताहम तलबा की हाजिरी बेहद कम रही। इस बीच राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कश्मीर के हालात पर मरकजी सरकार को आड़े हाथों लिया है। आज़ाद ने कहा कि अब कश्मीर के लोगों और वहां के लीडरों को आज़ादी मिलनी चाहिए। कि जिस राज्य के लिए कानून बनाया गया है उस राज्य के 1.5 करोड़ लोगों को कानून बनाने से एक दिन पहले से अभी तक बंदी बना के रखा है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये कानून किसके लिए बनाया है। जिस स्टेट के लिए कानून बनाया है, अगर उनको आप जेलों में रखे, बंद के लीडरों को जेलों में रखे, उनके हज़ारों सपोर्टर्स को आप जेलों में रखें बंद, और उनको दुनिया से और देश से काट के रखोगे, न टेलीफोन रहेगा, न तार रहेगा, न SMS रहेगा, न व्हाट्सएप रहेगा, न मैसेज रहेगा, तो वो कानून किस चीज़ के लिए बनाया है, किस स्टेट के लिए बनाया है। कश्मीर में प्राइमरी सतह पर स्कूल खोलने के हुकूमत के फैसले पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। डीसी श्रीनगर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हालांकि स्कूलों में हाजिरी कम रही, लेकिन स्कूलों का खुलना खुश आइंद इक़दाम है। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों मजीद स्कूलों को खोला जाएगा। तो 190 स्कूल्स को हमने आज ओपन किया था। उसके बियॉन्ड हम जाके अब आने वाले दिनों में बाकी ज़्यादा स्कूलों को खोलेंगे। हमारा मैंडेट रहता है स्कूल्स को ओपन करना और रखेंगे, और जो दिन नुकसान भी हुआ है तो कंपनसेटरी क्लासेस भी उसमें हम करेंगे, बट स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रहेगा। आज पहला दिन था स्कूल्स का। अराउंड 190 में से 170 स्कूल्स में सब जगह स्टाफ मौजूद था और स्कूल्स जो ऑफिशियल अटेंडेंस है उसमें वो पूरी थी। लगभग 70 से 80 स्कूल्स ही में स्टूडेंट्स की आज पार्टिसिपेशन देखी गई है, और बहुत कम तादाद, लगभग 5 से 10-12 इतने स्टूडेंट्स वहाँ पे रहे हैं, जो रफली 10 to 15% मैक्सिमम अटेंडेंस इन स्कूल्स में रही है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के सभी स्कूलों में 550 स्कूल में सिर्फ 19,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो जो स्कूल हमने ओपन किए थे उनमें 10-15% एवरेज आज रही है, बट जो खदशात अगर पेरेंट्स को भी हैं, जब वो भी एड्रेस हो रहे हैं, साथ साथ कम्युनिकेशन का बहुत सारे पेरेंट्स से आज हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है, उनको एप्रीहेंशन रहती हैं। लैंडलाइन कनेक्टिविटी है बट बच्चे को घर पे पहुंचने में अगर इशू होता है, तो उन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आज जो अटेंडेंस कम रही है, बट एक शुरुआत अच्छी हो गई है, और डेफिनेटली हम जो फर्दर स्कूल्स हैं ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में ओपन करेंगे। कश्मीर के मौजूदा हालात पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने मीटिंग की। 15 दिनों के बाद कश्मीर के अवाम को इंतजार है हालात के पटरी पर लौटने का। इंतजामिया भी इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि जल्द अज जल्द वादी के हालात पटरी पर लौटें ताकि अवाम को राहत नसीब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज प्राइम डिबेट में हम इसी इशू पर बात कर रहे हैं कि वादी में हालात पटरी पर किस तरह से लौटेंगे। आज उसकी एक झलक जरूर देखने को मिली। आज प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, जिसमें
अमला तो जरूर पहुंचा, हालांकि तलबा नहीं पहुंचे। अब एक और अच्छी खबर आ रही कि बुध के रोज से मिडिल स्कूल्स भी पूरी वादी में यानी पूरे कश्मीर में खोले जाएंगे, इसका भी ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अवाम के दरमियान जिस तरह से बंदिशें हैं, जो रुकावटें खड़ी हैं, इनसे अवाम को राहत कब नसीब होगी और मुकम्मल तौर पर अवाम को राहत और चैन कब नसीब होगा वादी कश्मीर में। आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ पीके सहगल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रविंदर पंडिता जी हैं, फाउंडर हैं सेव शारदा कमेटी कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज कौल साहब हैं, एडिटर हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। समीर भट्ट साहब हैं, स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हैं जम्मू से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। कुछ देर में कांग्रेस और बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले मनोज कौल जी आपके पास आना चाहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत है कि आज से प्राइमरी स्कूल खुले, हालांकि दफातर 2-3 दिन पहले ही खुल गए थे। शुरुआत की अगर हम बात करें मनोज जी, 15 दिनों के बाद ये स्कूल खुले हैं, आज की जो माहौल था उसे देखकर कैसा लग रहा है कि शुरुआत कैसी रही? देखिए अबू हुरैरा, अगर शुरुआत की बात करें तो ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि 15 दिन के बाद अगर स्कूल खोलने का ऐलान किया गया और उसके बाद स्टाफ भी वहाँ तक पहुँचा है और अभी स्टूडेंट्स ज़्यादा वहाँ नहीं पहुँचे, उसकी कई वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह जो है, जिस तरह की रेस्ट्रिक्शंस अभी बहुत सारे इलाकों में है। अगर श्रीनगर की बात करें तो जो सिविल लाइन्स एरिया है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस कम है, लेकिन डाउनटाउन का जो इलाका है वहाँ अभी भी लगातार रेस्ट्रिक्शंस है, पाबंदियाँ हैं। इसलिए वहाँ से निकलना बच्चों का और स्कूल तक पहुँच जाना कुछ दुश्वार ही लग रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो सिविल लाइन्स एरियाज है जहां से जो बच्चे हैं वहां वो स्कूल तक पहुंच सकते थे, लेकिन जिस तरह के हालात पिछले 15 दिनों में रहे हैं, जब पेरेंट के पास ये खबर आती है कि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर बंदिशें आयद है, तो एक जो उनका जो खदशा रहता है वो जरूरी है, क्योंकि कोई भी वालिदैन किसी भी तरह से ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा अगर स्कूल जाता है और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी का जो मामला रहता है वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है कि बच्चा स्कूल जाए, वहां पढ़ाई करे और सुरक्षित अपने घर तक पहुंच पाए। लेकिन अभी भी लोगों का जो खदशा है, उन्हें ये लगता है कि अगर हम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अगर कहीं पर किसी तरह के अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ गई और उस चपेट में अगर किसी का बच्चा खुदा न खास्ता आता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक वजह है। दूसरी वजह, जैसा कि खुद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मानते हैं, उनका ये कहना है कि मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं है। पेरेंट्स ये चाहते हैं, सोचते हैं कि अगर वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अगर बच्चे को खुदा रखा था कोई प्रॉब्लम हो गई, वो किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर सकता है, ताकि अगर जिस मुसीबत में वो फंसा हुआ है या जिस गलत सूरत हाल में वो फंसा हुआ है उससे उसको निकाला जाए। तो ऐसे में जो हम ये आज की दिन की बात करें तो स्टाफ का जो पहुंचना है वो एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। हालांकि बच्चे तो नहीं आए जिसकी वजूहत का मैंने जिक्र किया है, लेकिन स्टाफ अगर वहां तक पहुंचता है और उसके बाद स्कूल जो है, तालीमी इदारे जो है वो खुल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इंतजामिया की एक बड़ी कामयाबी है। जिस तरह के हालात थे या जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में स्कूल दोबारा से खुल जाना एक बड़ी कामयाबी इंतजामिया की है। मनोज, खबर यह भी मिल रही है कि अभी तो आज से प्राइमरी स्कूल खोले गए और कहा जा रहा है कि बुध के रोज से मिडिल जो स्कूल है, मिडिल लेवल के जो स्कूल है, उन्हें भी पूरी वादी में एक तरह से खोला जाएगा। जी बिल्कुल अबू हुरैरा, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को आज जो जिस तरह की शुरुआत हुई है उससे कितना मॉरल बूस्ट हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि आज भले ही बहुत कम तादाद में बच्चे स्कूल तक पहुंचे हों, लेकिन स्टाफ जिस तरह से स्कूलों तक पहुंचा है उससे एक हौसला अफजाई जरूर हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की। और यही वजह है कि आज सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि बुध से मिडिल स्कूल जितने भी हैं वो सारे खोले जाएंगे। तो जाहिर है कि एक जो ये प्रोसेस अब दोबारा जो शुरू हुआ है तालीमी इदारों को खोलने का, वो रफ्ता रफ्ता शुरू हो चुका है। आज अगर कम तादाद में बच्चे आए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जैसे हालात बदलेंगे, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी जिसमें जो एक वजह है कम जो अटेंडेंस है वो है कि हालात का नॉर्मल ना होना। अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, मामूल पर आ जाते हैं, कतगने कम हो जाती हैं, तो जाहिर है कि उसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि बच्चे
बच्चे आएंगे, क्योंकि ना ही पेरेंट्स को वो खदशा रहेगा कि कहीं उनके बच्चों के साथ कोई ऐसा वाकया पेश ना आए जिससे खुदा ना खास्ता उन्हें कोई नुकसान हो। और दूसरी बात ये भी कि अगर वो स्कूल तक जाते हैं और स्कूल तक पहुंचने में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना हो, तो मजमूई तौर पर अगर ये देखें, जैसे मैं कह रहा था कि एक अच्छी शुरुआत है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन की हौसला अफजाई हुई है। और यही वजह है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन, आज प्राइमरी स्कूलों की बात थी, अब वो कहते हैं कि बुध से जो है अब मिडिल स्कूल भी खोले जाएंगे। अब ये देखना होगा कि जो रिस्पॉन्स है लोगों का वो किस तरह का होगा। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि जब तक बंदिशें कम नहीं होती तब तक हम ये एक्सपेक्ट कतन ना करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं हमारे स्कूल तक पहुंच सके। बिल्कुल, एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है इंतजामिया की तरफ से। मैं समीर जम्मू के हालात जानना चाहूंगा, क्योंकि मनोज ने जिस तरह से कश्मीर के हालात बताए इत्मीनान बख्श हालात हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि हालात पटरी पर धीरे धीरे लौट रहे हैं। अगर जम्मू की हम बात करें, यहां पर कदरे हालात पहले से पटरी पर लौट चुके थे। यहां पर अगर हम स्कूल और कॉलेजेस की बात करें या सरकारी दफातर की बात करें, यहां पर सूरत हाल क्या कुछ है समीर? देखिए हुरैरा, मैं आपको बता दूं, अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करें, तो जम्मू डिवीज़न में जो ज़िंदगी है धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। और जो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम थी, जहाँ जहाँ टेंशन था, तनाव था, जिसमें खासकर मैं गिनूँ तो पुंछ का एरिया है या राजौरी है या चिनाब के एरियाज़ में जिसमें डोडा किश्तवाड़ के एरियाज़ हैं, तो इन एरियाज़ में भी अब धीरे धीरे जो है तनाव कम हो रहा है। जो कारोबारी इदारे हैं, वो जो कारोबारी सेक्टर है वो खुल रहा है। एजुकेशनल सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज पुंछ और राजौरी में स्कूल खुले और बहुत ज़बरदस्त अटेंडेंस देखने को मिली बच्चों की। हालांकि वहाँ पे अभी भी टेलीकम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी बदस्तूर है। वहाँ मोबाइल जो कनेक्टिविटी है वो अभी पूरी तरह रिस्टोर नहीं हुई है, लेकिन तब भी अच्छी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने जो स्कूल है, चाहे निजी स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे वो गए और अपना जो एजुकेशन उन्होंने हासिल किया। तो जाहिर तौर पर जो अगर हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, जिसमें रियासी, कठुआ, सांबा, उधमपुर, इन एरियाज़ में पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन चिनाब एरियाज़ में जो थोड़ा बहुत तनाव पहले से देखा गया था, बंदिशें देखी गई थी। लेकिन अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने ये भी फैसला किया है कि वो परसों से जो है वहाँ पे जो एजुकेशन है, वो एजुकेशनल जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं वो खोले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। जम्मू में भी बहुत सुकून है, ज़बरदस्त। यहाँ पे जो अपनी रोज़मर्रा की लोग अपनी काम कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन दुकानों पे हैं, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, ट्रैफिक अच्छी तरह से चल रहा है। और कुल मिला के अगर हम पूरे जम्मू डिवीज़न की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी अब तकरीबन 80 से 90% जो है वो पटरी पर लौट आई है। अब कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन तब भी यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि अफवाहबाज जो है वो अपना काम कर रहे हैं। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो इन हालात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो बाज नहीं आ रहे। और कल भी हमने देखा कि किस तरह से अफवाहबाजी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हुई और लोग पेट्रोल पंप पे चले गए, ATMs बंद हो गए और अफरा तफरी का माहौल हुआ। और आज जम्मू पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस अफवाहबाज को गिरफ्तार किया और उसको पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। तो अभी IGP पुलिस ने अभी प्रेस नोट जारी किया है, IGP जम्मू ने। उन्होंने फिर एक बार, जिस तरह उन्होंने पिछले 3 दिन से लगातार पुलिस बयान दे रही है और पुलिस अपना प्रेस नोट निकाली, आज भी शाम को उन्होंने एक प्रेस नोट निकाला। उसमें उन्होंने टेलीफोन नंबर दिए हैं, जो PCR के नंबर हैं, जो पुलिस के नंबर हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर है। तो उन लोगों से कहा गया कि अगर वो कोई अफवाहबाजी पर वो यकीन, एक तो वो अफवाहबाजी पर बिल्कुल यकीन नहीं करे, और दूसरा अगर इनको वेरीफाई करना है कोई बात, अगर कोई बात उनके कानों में आई तो वो इन टेलीफोन नंबर्स पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन चल रहे हैं, यहाँ पे लैंडलाइंस भी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है। और अगर उनको और कोई प्रॉब्लम आती है तो निजी जो नज़दीक के पुलिस स्टेशन हैं या पुलिस पोस्ट है, वहाँ पे पुलिस के पास जाके वो इस चीज़ का वेरीफाई करें, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो बहुत सरगर्म हो गए हैं। और इसी वजह से यहाँ 2G जो पहले रेस्टोर किया गया था 2 दिन पहले, उसको कल 2G जो फैसिलिटी है इंटरनेट मोबाइल की, उसको बंद किया गया, क्योंकि पुलिस का कहना है और एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कई लोग व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के बाकी साइट्स के जरिए गलत
यहाँ जो हेट, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शरपसंद मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं और ऐसे में आवाम से न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है जम्मू कश्मीर के आवाम से कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और अगर किसी खबर को वेरीफाई करना है तो इंतजामिया मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनसे इन तमाम चीजों को एक तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। अफवाहों पर किसी तरह का ध्यान न दिया जाए क्योंकि शरपसंद अनासिर इस तरह के हालात का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में इन 15 दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, लेकिन सवाल ये उठता है पीके सहगल साहब, जब हालात पटरी पर लौट आएंगे, स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफातर, बाजार, मार्केट सब खुल जाएगा, उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस होंगे सिक्योरिटी फोर्सेज के सामने? पहले तो मैं आपकी चैनल को कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर आप डिबेट कर रहे हैं। ये शुक्रिया। सारा देश जानना चाहता है कि कश्मीर में हालात जो है कैसे सुधरेंगे और कब सुधरेंगे। जी जी, जो 15 दिन में हालात नजर आ रहे हैं, इनिशियली इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जब तक अभी इस समय मीडिया ब्लैकआउट है, कर्फ्यू लगा हुआ है, सेक्शन 144 है, नेता को नजरबंद किया हुआ है और टेलीफोन लाइन जो एक्सचेंजेस वगैरह फुली फंक्शन नहीं है, जब इनमें ढील दी जाएगी उस समय देखना पड़ेगा कि हालात किस तरह होते हैं। हमको दो बड़े हमारे सामने चैलेंजेस है। पहला, हमको पाकिस्तान को मैनेज करना होगा। हमको यकीन करना है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे कश्मीर के आवाम का जान और माल का नुकसान हो। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ ना हो और किसी भी हादसे को अंजाम ना दे सके। तीसरा, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पैसा ना आए उन लोगों के पास जिनके माध्यम से स्टोन पेल्टिंग होती है, स्कूल जलाए जाते हैं और कई और हरकतें होती है। उसके साथ साथ हमने यकीन करना है कि वैली के अंदर जो घुसपैठिए ऑलरेडी मौजूद हैं, टेररिस्ट हैं, वो किसी प्रकार का आवाम के ऊपर कोई भी निशाना ना बांध सके और आवाम हर प्रकार से सुरक्षित रहे। अगर आवाम सुरक्षित रहेगा तो लोगों का कॉन्फिडेंस है सरकार में बढ़ेगा और वो कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ही लाजमी है। फिर हमको यकीन करना है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हमने नजरबंद किया हुआ है, वो किसी प्रकार का कोई र्यूमर या इस माफिक का आवाम को उछाल ना सके जिसके माध्यम से गड़बड़ी हो। फिर हमने यकीन करना है जो अलगवादी हैं, कुछ को तो हमने शिकंजे में कसा हुआ है, लेकिन उनकी सेकंड रंग और थर्ड रंग लीडरशिप जो है वो इस समय अंडरग्राउंड चली गई है। हमने यकीन करना है कि किसी प्रकार से वो कुछ ऐसी चीज ना कर सके जिससे आवाम को किसी प्रकार का कोई भी नुकसान हो। इसके लिए हर प्रकार की हिदायतें लागू रखना लाजमी है। ये जो हर प्रकार की ढील जिक्र किया जा रहा है, मेरे मुताबिक कम से कम 6 महीने लगेगा और मेरे मुताबिक जो अभी सक्सेस रेट वो कह रहे हैं 80 to 90% हो गया है, मैक्सिमम 15 to 20% है। हमको हर प्रकार की कोशिश करनी है कि किसी प्रकार भी कोई दंगा फसाद ना हो और वहां के लोगों का दिल दिमाग विश्वास जीतने के लिए जितनी भी कार्रवाई हम कर रहे हैं उनमें हम आहिस्ते आहिस्ते सफल हों। जो चीजें हम करना चाहते हैं उनको जमीन पे लागू करने के लिए कम से कई महीने लग जाएंगे और उतनी देर में हमने यकीन करना है कि वहां के लोगों को, वहां के बच्चों को, वहां के माँ बाप को हर प्रकार का भरोसा हो। जब बच्चे स्कूल खुले जाएंगे, अभी तो प्राइमरी स्कूल खुले, फिर मिडिल लेवल खोलेंगे, कि बच्चे स्कूल आसानी से सुरक्षित रूप से जा सके और सुरक्षित रूप से वापस आ सके। जब वो आना शुरू होंगे सुरक्षित रूप से, तभी माँ बाप ये ढील का पूरा फायदा उठाएंगे। आज जैसे आपने कहा कि हर प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिसेज मैन हुए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलनी शुरू हो गई है, स्कूलों में स्टाफ आया लेकिन बच्चे नहीं आए। बच्चे इसलिए नहीं आए क्योंकि माँ बाप को विश्वास नहीं था कि बच्चे जो हैं हर प्रकार से सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हैं। किसी ने कहा कि उनको मोबाइल कनेक्शन नहीं है। प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे होते हैं क्लास 5 तक होते हैं, क्लास 5 के बच्चों तक मोबाइल फोन नहीं दिया जाता और अगर दिया भी जाता तो स्कूल अलाउ नहीं करते उसका इस्तेमाल करना। ऐसे में उसके बावजूद माँ बाप को पक्का यकीन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हर हालत में बच्चा सुरक्षित रूप से स्कूल जा रहा है और सुरक्षित रूप से वापस आएगा। क्योंकि अगर एक बच्चा भी किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका असर पूरी कश्मीर वैली पे बहुत बड़े पैमाने पर पड़ेगा और खास करके उसका फायदा जो है पाकिस्तान, हुर्रियत और दूसरे जो देश के विरोधी हैं वो उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए हर जो प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को लाजमी तौर पे रखा जाएगा और आहिस्ते आहिस्ते ढील दी जाएगी। मैं साफ तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देना चाहता हूं कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीन किया कि पिछले 15 दिनों में किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ,
कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, कोई माल का नुकसान नहीं हुआ। कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं और जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं उनको तुरंत से रोक लिया गया वहीं का वहीं और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन बहुत लाजमी है कि हम हर प्रकार से चौकन्ने रहें, इसी को निगाह में रखते हुए हर 15 दिन में या हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते, जैसे आज अमित शाह ने बैठक की, वो बैठक करनी पड़ेगी। हर इंटेलिजेंस इनपुट लेना पड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से कोई हादसे की कोशिश तो नहीं हो रही, क्योंकि आप देखो पिछले 5 अगस्त के बाद में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। कल तो 60 मिनट के अंदर 2 सीज फायर वायलेशन हुई। हर सीज फायर वायलेशन का एक ही मकसद है कि वैली में घुसपैठिए दाखिल किए जाएं, ताकि वैली में शांति को भंग किया जाए और वहां शांति का माहौल ना बनने दिया जाए। इसलिए पाकिस्तान को मैनेज करना बहुत ही लाजमी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से तो होशियार रहने की जरूरत है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके लिए भी अब एक बड़ा चैलेंज होगा जैसे जैसे हालात पटरी पर लौटेंगे। इस बीच मेरे साथ बहुत खास मेहमान सुरेंद्र अंबारदार जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र अंबारदार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रविंदर पंडिता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि हालात अब लगातार पटरी पर लौट रहे हैं, खासतौर से कश्मीर में। सवाल ये उठता है रविंदर पंडिता जी कि जम्मू कश्मीर या खासतौर से कश्मीर के लोगों को आखिर ये भरोसा कैसे दिलाएं कि जो कदम अब सरकार ने उठाया है उसमें जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के लोगों का फायदा है, नुकसान नहीं है। पिछले 30 सालों में 370 या जब से 370 दफा लगी हुई थी, कोई फायदा नहीं हुआ वहां के आवाम को। आखिर ये भरोसा कैसे दिलाएंगे रविंदर जी? देखिए, बहुत बड़ा फैसला था, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, और ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उनके ही बस की थी, और हमारा तो मैनिफेस्टो में भी ये था 370 को हटाना, और ये हटाया गया। इसको हजम करने में बहुत टाइम लगेगा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दफा 370 हट गया। अब चूंकि इसके फायदे, और ये क्या 70 साल से देखिए आप, जो ये दारा लगी हुई थी J&K में, जिसको हम बार बार कश्मीर कश्मीर इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, कश्मीर प्रॉब्लम। नो, J&K इज ए टोटल कॉम्प्रहेंसिव स्टेट विच कंप्राइजेज ऑफ POK, अक्साई चीन, गिलगित बल्तिस्तान। ये सारा हिस्सा जो है पूरा J&K को हम देखें, अर्स्टवाइल J&K को, जिसमें हम 35A की जब बात कर रहे हैं, तब महाराजा के टाइम पे जो स्टेट सब्जेक्ट कानून जो फंडा आया था 1927 में, उस J&K को देखें। 57% हमारा लद्दाख का एरिया है, रीजन है, जहां यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। जम्मू फिर है, फिर कश्मीर है। अब खाली कश्मीर कश्मीर को ना देखें, क्योंकि वहां पे रेडिकलाइजेशन इतना हो गया था, कठिन इकदाम उठाने पड़े और ये सरकार ने किए। अब ये हो गया। अब ये देखना है, चैलेंज ये है सामने कि किस तरह से अमन आए घाटी में। कोई भी कदम, कोई भी एज ए पीस बिल्डर मैं ये चाहूंगा, कोई भी कदम, जो भी इकदाम हमें उठाने पड़े जिससे अमन आ जाए वादी में, वो हमें उठाने चाहिए। चाहे वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है डायरेक्ट, चाहे हमारी जो आर्मी की वहां पे कुछ स्कीम्स है, जैसे सद्भावना है, उस तरह से और कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी जाएं, या हमारे लोग जो वहां बैठे हैं। अब ये नहीं देखना है हमने कि एक समुदाय को जो है वहां क्रश किया जा रहा है। मैं भी 15 दिन से राबता नहीं कायम कर पा रहा हूं। हमारे भी लोग कुछ बडगाम में बैठे हैं, हम भी कुछ वहां धार्मिक काम कर रहे थे, तो हमारा भी जो है राबता नहीं कायम हो रहा है। तो इस राबते को कैसे जल्द से जल्द कायम किया जाए, और अफवाहबाजी जो फैल रही है इस पे हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये खाली अफवाहबाजी नहीं है। हमारे कुछ लोग यहाँ भारत में भी बैठे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और शहला रशीद जैसे लोग, जो ओपनली ट्विटर पे लिखे जा रहे हैं इंडियन आर्मी के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो ये चीजें जो भड़काऊ चीजें हैं, इसके लिए जो भी अब कानून आए हैं, नए कानून, जैसे मैं बड़ा नहीं, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं कि जो शरपसंद है, जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, उन पर तो सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन रविंदर पंडिता जी, कश्मीरी हमारे अपने हैं, इनका एतमाद आखिर कैसे जीता जाए, ये सवाल उठ रहा है। कश्मीरी हमेशा कि कश्मीर की तरह कश्मीरी भी हमारे अपने हैं। हमने देखिए, एज ए पीस बिल्डर मैं कहता हूं, यहाँ के कश्मीर के नहीं, मैं तो POK वालों की, कश्मीरियों की भी बात कर रहा हूं। बिल्कुल सारे अपने, ये रियासत एक है, ये रियासत एक ही थी। मैं तो कह रहा हूं, हमारी मादरे ज़बान है, मादरे वतन है कश्मीर। हम 30 साल से हमें भगाया गया इस्लामिक जहाद के तहत, वो अलग बात है, पर दैट डज नॉट मीन हम विल फॉरगेट कश्मीर।
कश्मीर हमें जाना है, कश्मीर हमारा भी उतना ही है और कश्मीरियों के बीच में ही रहना है। हमें ऐसा कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इस टाइम कुछ चीजें हो रही है, इसको कम्युनल टिंज दिया जा रहा है, कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं। हमें बहुत चौकस रहना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, लोग भी अपना काम करें, सरकार भी अपना, ताउन हर तरफ से चाहिए। ताउन में लोगों का भी अहम रोल है। हमें जाना चाहिए वहां, जितने भी हमारे वहां माइनॉरिटीज हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। लोग मिलजुल के फिर रहें। दफा 370 हटने के बाद या दफा 370 से पहले, दोनों सूरत में मैं कह रहा हूं अमन पहले चाहिए वादी में। ये हमारी सरजमीन जो है ऋषियों और सूफियों की है, यहां एक्सट्रीमिज्म का कोई रोल नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्सट्रीमिज्म, चाहे किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म हो। कोई हम पे इल्जाम लगाए हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, कोई हम लगा रहे इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म है, जाहिर सी बात है कि शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं है। जाहिर सी बात है शिद्दत पसंदी से कोई मसला हल भी नहीं होने वाला है। मैं सुरेंद्र अंबारदार जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अगर सियासी पहलू पर नजर हम दौड़ाते हैं तो अब मरकजी सरकार की या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि कश्मीर के लोगों का दिल जीतना है, कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाना है कि जो 370 या 35A हटाया गया है इसके बाद इनका नुकसान नहीं होने वाला, बल्कि अब फायदा होगा। अब इनको इनके यहां तरक्की के रास्ते खुलेंगे, तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, डेवलपमेंट होगा, बेरोजगारी खत्म होगी। ये भरोसा दिलाना होगा और यह काम सरकार का है। अंबारदार जी, मैं मानता हूं कि जी मैं मानता हूं कि 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये आह्वान किया था कि हम कश्मीरी अवाम को अपने गले से लगाएंगे, उनको प्यार दे देंगे। और मुझे लगता है कि अभी जो डेवलपमेंट हुई है, जो आर्टिकल धारा 370 के 2 कंपोनेंट्स को एबॉलिश करके और 35A को एबॉलिश करके जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन करके, जो जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 25 लाख आबादी थी उसमें 1 करोड़ 15 लाख लोगों को हमने रेस्क्यू किया है। ये एक पहला रेस्क्यू ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इतिहास में शायद सबसे पहला इतना ह्यूमन रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोग साइकोलॉजिकली हॉस्टेजेस थे। अगर ये मैसेज सारे भारत में और सारे विश्व में एक सही पर्सपेक्टिव में जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में इतने ह्यूज पॉपुलेशन को आज रेस्क्यू करके बचाया है उन लोगों के हाथों जो कश्मीर में एक एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव खड़ा करके उसके शील्ड में कश्मीर के अवाम को गुमराह करके, कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग करके, कश्मीर में उपद्रोह करके, कश्मीर में करप्शन करके, कश्मीर में नेपोटिज्म करके, कश्मीर में फेवरेटिज्म करके एक त्रासदी के सिचुएशन में जम्मू कश्मीर के अवाम को रखा था, उससे मुक्ति मिल गई है। दूसरी बात यह है कि जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो अपनी रीजनल आइडेंटिटीज है और कश्मीर की जो अपनी रीजनल आइडेंटिटीज है, एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, अब वो वक्त आ गया है जब कश्मीर की जो स्पिरिचुअल मेटाफिजिकल टॉलरेंट आइडेंटिटी है वो रिस्टोर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी है कि कश्मीर के आम जनमानस ये मानते थे कि जम्मू कश्मीर के जो सरकारें थी, जो पॉलिटिशियंस थे, जिन्होंने अब तक शासन प्रणाली चलाई है, उनके कारण से जम्मू कश्मीर में न ट्रांसपेरेंसी थी, न अकाउंटेबिलिटी थी और न ही वर्क कल्चर डेवलप हुआ था। एक नेक्सस, एक माफिया टाइप की सरकार चल रही थी जो सरकारी एक्सचेकर को अपने जेबों में डालकर लोगों को एक तरफ से भड़का रहे थे और दूसरी तरफ उसका नाजायज फायदा ले रहे थे। अभी जो नया शासन प्रणाली शुरू हो गई है जम्मू कश्मीर में, इसमें जम्मू कश्मीर के जो यंगर जनरेशन है उनको मेरिट पे, अपनी काबिलियत के बलबूते पे उनको
जॉब्स मिलेंगे। और ये तमाम बातें सही हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब नया कश्मीर होगा और नए तरीके से यहां पर काम करने की जरूरत है। लेकिन मेरा सवाल तो सुरेंद्र अंबारदार जी ये है कि अब लोगों को राहत मिलनी चाहिए, अब जल्द से जल्द जो बंदिशें हैं, जो पाबंदियां हैं, ये हटनी चाहिए। देखिए, जो अभी थोड़ी बहुत जो बंदिशें हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस है, मुझे एक बार थोड़ा अपनी बात क्लियर करने दीजिए। वो सिर्फ इसलिए हैं कि वहाँ जो जिनको पहले ओवरग्राउंड टेररिस्ट्स कहते थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, हमको लग रहा है कि वो ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं, जो टेररिस्ट विदाउट गन है, जिन्होंने पिछले 30 साल में इतना ही देश का, जम्मू कश्मीर का और विशेष रूप से कश्मीर की हानि की है जितना टेररिस्ट ने की है, उनके कारण से आम जनता को परेशानी ना हो, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शंस रखी गई है। और फेज वाइज ये रेस्ट्रिक्शंस को, जो अभी गवर्नर साहब का शासन है, वो फेज वाइज उनको ईज आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी जो भी आज किसी भी कारण से बाहर जाना चाहता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज आपने देखा कि आज श्रीनगर में लगभग 190 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे। कुछ स्कूल्स में संख्या कम थी, कुछ कहीं स्कूलों में टीचर कम आए थे, पर अधिकांश स्कूलों में बच्चे आए थे और टीचर भी आए थे। एक नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस तो शुरू हुआ है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैसेज आज हमने खासकर कश्मीर के अवाम को देनी है कि आज वो दौर जिसको हम कहेंगे एक प्री-90 जो दौर था, वो वापस आने वाला है। जम्मू कश्मीर में अब कॉर्पोरेट सेक्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, एंगेजमेंट्स होंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सरकार ने कदम उठाया है, तो अब जम्मू कश्मीर के लिए भी नए दौर का आगाज होगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इसी इशू पर बात करेंगे। और एक और भी बहुत अहम इशू ये भी कि सियासी लीडरान को भी इस मसले में मुस्बत रद्दअमल एक तरह से अपनाना होगा और एक कदम उठाना होगा, तभी इस मसले पर तेजी से एक तरह से हम लोग उसका हल निकाल सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात की। खासतौर से कश्मीर में अब हालात पटरी पर लौट रहे हैं। आज से प्राइमरी स्कूल खुल गए और बुध के रोज से मिडिल क्लास के जो स्कूल हैं वो भी खुलेंगे। इंतजामिया ने इसका ऐलान किया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आवाम के दरमियान जो बंदिशें हैं, जो रुकावटें हैं, इनसे एक तरह से इसका क्या हल होगा और इनसे आखिर आज़ादी आवाम को कब मिलेगी। जाहिर सी बात है कि अब एक नया कश्मीर होगा और इस नए कश्मीर में आवाम के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन उससे पहले जो मुश्किलात हैं, आखिर ये मुश्किल दौर कैसे खत्म होगा, आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मनोज कौल जी आपके पास ही आना चाह रहा हूं ब्रेक के बाद, क्योंकि आवाम से जुड़ा हुआ मसला है और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आवाम ही अगर चाहेंगे तो यह मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है, क्योंकि जो सरकार को करना था उसने कर दिया, जो इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारियां हैं वो बाखूबी निभा रहे हैं। अब एक तरह से गेंद जो है वो आवाम के पाले में है कि आवाम अब हालात से किस तरह से निपटते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, आपने बिल्कुल सही कहा कि अवाम ही फैसला कर सकते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने ये बोला कि कश्मीर के जो हालात पिछले 30 साल के रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह के हालात हैं। दो चीज़ें हैं, एक ये फैसला जब आया तो उसके बाद लोगों ने इसको कैसे लिया, दूसरा जो 30 साल के अंदर जो हालात कश्मीर वैली के अंदर रहे हैं उनको भी मलहूज रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने देखा कि जो बहुत एक बड़ी अक्सरियत है, बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो इस फैसले से शायद खुश नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है या बहुत गुस्से में है, हालांकि बहुत एक ऐसा तबका भी है जो गुस्से में है या नाराज़ भी है। और वो जो दूसरी जो ताकतें वहाँ पर हैं, चाहे वो अलहदगी पसंद लोग हों या फिर दूसरे जो बाकी लोग हैं, जो कुव्वतें वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो हिस्सा, जो तबका इस फैसले से खुश नहीं है, इस फैसले से मायूस है या मुतमईन नहीं है, वो
उस ग्रुप को कुछ ऐसी ताकतें दूसरे रास्ते पे ले जा सकती हैं जिससे वादी का माहौल जो है वो खराब हो सकता है। अब ऐसे में ये भी देखना पड़ेगा कि अगर अवाम कोशिश करे, लोग ये कोशिश करें कि वो जो चाहते भी हैं कि अमन कायम हो, जो बाकी जो रियासतें हैं या बाकी जो, अगर हम जम्मू की ही बात करें, रियासत का ही हिस्सा है, तो यहाँ पर अगर हालात ठीक है तो वहाँ पर हालात ठीक क्यों नहीं है। उसकी एक और वजह यह भी है कि जिस तरह से हमने देखा हुआ है, जो जब भी इस तरह के हालात रहे हैं अबू हुरैरा, ये पहली बार नहीं है कि कश्मीर में इस तरह के हालात रहे हों, पहले भी इस तरह के हालात रहे हैं, उसमें भी हमने देखा कि कई हफ्ते और कई महीने लगे हैं जिंदगी को पटरी पर लौटने के लिए। और आज जिस तरह का ये फैसला है, एक बहुत बड़ा फैसला है जिसकी हम ये कहें कि कल्पना नहीं की जा सकती कि इतना बड़ा फैसला होगा, और फैसला हो भी गया। और जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे शरारती अनासर भी मौजूद हैं जो आवाम के कुछ उस मखसूस तबके को जो इस फैसले से खुश नहीं है उनको भड़काने का काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जो आम लोग हैं, आम लोगों के पास सिवाय इसके कि वो फिलहाल वेट एंड वॉच का ही हम जो कहेंगे प्रोसेस है जो वो उसको अपना रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि आखिर किस तरह से हालात बनते हैं और उसके बाद ही वो करें। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जहां हम एक तरफ ये कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इसलिए बंद किया गया है कि जो शरारत पसंद लोग हैं, अफवाहबाज हैं, वो अपना काम ना कर पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि जो लोग ये चाहते हैं कि अमन हो, जो लोग ये चाहते हैं कि हालात ठीक हों, उनके लिए भी कम्युनिकेशन जरूरी है। अगर कोई एक ग्रुप ऐसा है जो ये कहेगा कि भाई जो हमारे एरिया में अगर हालात खराब है उनको ठीक करने के लिए हमें इस तरह के इकदाम उठाने हैं, तो वो कैसे लोगों को बताएं, यह भी एक बहुत बड़ा जो है मसला है। हाँ, ये जरूर है कि अब हम सिर्फ अगर ये कहें कि अवाम के हाथ में ही सब कुछ है, जैसे आपने कहा कि अब अवाम ही सब कुछ कर सकते हैं, अवाम का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने देखा, हमने बार बार हम बात करते आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि आखिर ये पाबंदियां, आखिर ये बंदिशें कब तक रहेंगी, और बार बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे, जैसे जैसे उन्हें लगेगा कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं, जो हमने देखा भी कि कुछ एरियाज जहां पर टेंशन नहीं थी, जहां पर ज्यादा कशीदगी नहीं थी, वहां ईज आउट किया गया है, फेजेस में ईज आउट किया जा रहा है। और ऐसा जैसा कि सहगल साहब बता रहे थे कि ये आप ये कहें कि एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, एकदम से सब कुछ चेंज होने वाला नहीं है, इस पर टाइम लग सकता है। और जहां लोगों को बहुत सेंसिटिव मामला है और सरकार कुछ सोच समझ कर ही, या यूं कहा जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सोच समझ कर ही फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। इस बीच मेरे साथ सलमान निजामी साहब कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ गए। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम। सलमान निजामी साहब, क्योंकि अब डिबेट में वक्त बहुत कम है, मैं सीधे सीधे आपके पास आ जाता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब रफ्ता रफ्ता हालात पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं जिस तरह से आज गुलाम नबी आजाद साहब का बयान आया, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं कश्मीर के मामले पर। उन्होंने कहा कि हालात सही हैं तो लोगों को नजरबंद क्यों रखा गया है। लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, जो मनोज कौल साहब ने कहा, मैं उस पर बहुत सहमत हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक कोई रिस्पांस वहां से नहीं आया है, क्योंकि अभी तक 15 दिनों में वहां कर्फ्यू लगा हुआ था। और आजाद साहब ने भी बहुत दुरुस्त बात की कि जहां तक अभी तक जो रिस्पांस मिला है वो चाहिए, वो बाकी अपोजिशन को तो साइड पे रखिए, जो बीजेपी की लीडरशिप जम्मू कश्मीर की है, सिटिंग स्पीकर हैं निर्मल सिंह जी का बयान आया कि जम्मू कश्मीर के बाहर के जो लोग हैं उनको हम नौकरियां नहीं देंगे और जमीन जो है बाहर वाला नहीं खरीद सकता। ये तो जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप का बयान है, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं और स्पीकर है। और दूसरी बात यह है कि हम दुआ पहले दिन से करते थे कि कश्मीर में कोई खून खराबा ना हो, कि कोई गोली ना चले, और पुरअमन तरीके से अभी तक सब ठीक है। और हम नहीं चाहते, क्योंकि कोई महाराष्ट्र का बच्चा वहां मरेगा नहीं, वहां हमारा ही भाई कोई गोली का शिकार होगा, और हम भी नहीं चाहते कि गोली चले और वायलेंस हो। पुरअमन तरीके से हर अपोजिशन पे बात चल रही है। अभी तो सब लोग हाउस अरेस्ट है, लेकिन हमने जैसे पिटीशन भी फाइल की कर्फ्यू हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे ही मुतालबा जो है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कश्मीर जो है हिंदुस्तान का हिस्सा है और जमहूरी मुल्क में ये इख्तियारात हैं हमें कि हम सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन तरीके से। और इस वक्त अगर कहीं भी चूक हुई, क्योंकि पाकिस्तान पे आप यकीन और भरोसा नहीं कर सकते, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है, उसके लिए कश्मीर मुद्दा जो है एक नया
एक उसको एक फुटबॉल है जिसको वो खेलना चाहेगा फिर से। इसी तरीके से वो आज अमेरिका के पास जा रहा है, यूएन में जा रहा है, क्योंकि उसको एक मुद्दा मिल गया नया। तो नहीं सलमान निजामी साहब, जब ये तमाम खदशात आप लोग समझते हैं, फिर गुलाम नबी आजाद साहब या कांग्रेस से इस तरह की आवाज क्यों उठती है? फिर जब इस तरह के खदशात आप समझ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं वो इसी वजह से कदम उठाती हैं कि हमें पाकिस्तान से भी चौकन्ना रहना है, मिलिटेंटों से भी हमें होशियार रहना है, क्योंकि पाकिस्तान पे आप यकीन नहीं कर सकते। कोई भी अगर इस वक्त इतना बड़ा चैलेंज है, अगर छोटी सी चिंगारी वहां हुई तो ये बहुत उल्टा पड़ सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए, कोई बच्चा पत्थर ना उठाए। वही कह रहा हूं कि फिर गुलाम नबी आजाद साहब सवाल क्यों उठाते हैं? फिर कांग्रेस की तरफ से सवाल क्यों उठाए जाते हैं? कि मेजॉरिटी में अगर वहां लोग इसके समर्थन में हैं तो वो बाहर आके इसके जश्न मनाएंगे। अभी तक हमें कहीं सेलिब्रेशन नजर नहीं आई, कहीं इक्के दुक्के बीजेपी के ऑफिस में, क्योंकि करगिल में भी बंद है, आज बानीहाल में भी कर्फ्यू लगा हुआ है, रामबन में भी कर्फ्यू है, जम्मू में इंटरनेट आपने बहाल किया था, फिर से इंटरनेट जो है बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप किस चीज से डर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अगर हम एक तरफ आप पाकिस्तान से होशियार रहने की बात कर रहे हैं, मिलिटेंटों से होशियार रहने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेलिब्रेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ तो खदशात हैं। मैं अंबारदार जी, सुरेंद्र अंबारदार जी आपके पास आना चाह रहा हूं। कांग्रेस लगातार कांग्रेस खदशा जाहिर करती है। गुलाम नबी आजाद साहब ने आज कहा कि जब सब कुछ ठीक ठाक है, हालात पटरी पर आ रहे हैं, तो आखिर लोगों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? जो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो लीडर हैं, आखिर उन्हें क्यों नजरबंद रखा गया है? अंबारदार जी, एक तो कांग्रेस के स्टेटमेंट जिस दिन पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था, जब आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस बिल को लाया था, तो उन्होंने सभी पार्लियामेंटेरियन से डिबेट में इनविटेशन दे दी थी कि इस इशू को लेकर जितने भी तथ्य उनके पास हैं कि जो मेरिट गिनाए जाएं कि ये जो धारा 370-35A है, इनके मेरिट्स क्या क्या हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी पार्लियामेंटेरियन ने पार्लियामेंट में ये डेलिब्रेट किया कि इसके मेरिट क्या है। कांग्रेस में बड़ा कन्फ्यूजन है, इनके अलग अलग लीडर्स अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स ने तो फेवर किया। इशू ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान एज ए विलेन कंटिन्यूसली मेडल कर रहा है, जो LOC पे कंटिन्यूटी में वो सीज फायर वॉयलेशंस कर रहे हैं, मुद्दा यह है कि वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो टेररिस्ट्स को इस पार लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सूरत हाल है तो इस सूरत हाल में कांग्रेस को यही चाहिए कि वो जो अभी सरकार कर रही है उनका समर्थन करे, उनके हाथ मजबूत करे, इंस्टेड के वो सवाल। सलमान निजामी साहब, जो बात अंबारदार जी कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है ऐसे में तो अपोजिशन को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक हो गई तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। देखिए, अपोजिशन तो उसके साथ है। जहां आतंकवाद का सामना करना है, अपोजिशन पूरी हर वक्त खड़ी रही, और ये वही अपोजिशन थी 2014 से पहले जिसने आतंकवाद को खत्म किया। तब इस वक्त यूपीए की सरकार थी, टेररिज्म जो है बहुत कम हुआ, सब खुशहाल थे कश्मीर में। ऐसी बात नहीं है कि 2014 की मैं बात कर रहा हूं, कुछ दिनों पहले जब 370 का फैसला नहीं आना था, उससे पहले भी कश्मीर में अमन था, कोई पत्थर नहीं उठा रहा था, सब ठीक था। सैलानी भी वहां बढ़ चढ़ के गए और अमरनाथ यात्री भी वहां बहुत भारी तादाद में गए। तो आपको क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपने 370 का फैसला लिया? अगर आप वहां के लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुए थे तो आज आपने लोगों को कर्फ्यू में क्यों रखा? दैट मीन्स कि आपने उन लोगों को नजरबंद रखा है जो लोग वहां जम्मू कश्मीर की आवाम पे और जिनको भरोसा है। अगर आप भरोसे के लायक होते, अगर आप पे भरोसा होता आवाम को, इंटरव्यू करूंगा, नहीं लगाते वहां कर्फ्यू नहीं लगाते। आज आपको डर है, खौफ है। एक तो सलमान साहब से पूछ लीजिए, जो डल लेक 1975 में 24 किलोमीटर था वो 9 किलोमीटर क्यों रह गया? जो फॉरेस्ट लैंड किन किन लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, उनसे पूछ लीजिए कि जो घास चराई की जमीन है वो किस किस के कब्जे में है। सर, आप और आज बात कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा
यहाँ तो देश एनकरेज किया है लोगों ने। आप एनकरेजमेंट की बात मैं यही कह रहा हूँ, करिए ना, उन सबको इसलिए अरेस्ट कर दिया गया है बीजेपी की कि वो कॉन्फ्लिक्ट के सो कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट के शील्ड में बेनिफिशियरीज थे। आप तो पीडीपी के साथ रहे 4 साल। मैं वही कह रहा हूँ, वो बेनिफिशियरीज थे, वो बेनिफिशियरीज ही छोटे छोटे लड़कों को पैसा देकर वहाँ पत्थर मरवाते थे। और हमारा अप्रेंशन है, किसको देखिए 8% वोट लेकर वो आज पार्लियामेंट में जाते हैं। लेकिन अभी हमें अपनी आवाज को कैसे बचाना है, कांग्रेस की तो जम्मू कश्मीर में बुनियाद ही नहीं है। सरकार के साथ इसलिए कि वहां कोई पत्थर ना उठाए, किसी की जान ना जाए। हम दुआ करते हैं अमन की, और हम जमहूरी लिहाज से लड़ेंगे। 370 हमारे को दुआ करने से नहीं होगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा ना। नहीं, काम क्या करेंगे, काम कैसे करेंगे जब आपने हमारा हक छीन अगर लिया? प्रोवोकेशन दे रहे हैं, आपने हमें स्टेट हुड से आज आप यूनियन टेरिटरी हमें दे दी। आप मुझे ये बताइए, हम क्या आपने पार्लियामेंट में डेलिब्रेट क्यों नहीं किया? हमारा बच्चा जो है वो आपने पार्लियामेंट में डेलिब्रेट क्यों नहीं किया? अब उसको बिहारी के साथ लड़ना है, आपने पार्लियामेंट में डेलिब्रेट क्यों नहीं किया? आपने 70 साल में रविंदर पंडिता जी, ठीक है, बात हो गई, बात हो गई। अंबारदार जी बात हो गई। सलमान निजामी साहब, मैंने टाइम दे दिया। आपने 70 साल में बात हो गई। अंबारदार जी बात हो गई। मैंने काफी टाइम दोनों लोगों को दे दिया। मैं रविंदर पंडिता जी आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात अगर पटरी पर लाना है, और जिस तरह का जो मौजूदा पोजीशन अभी है, ऐसे में जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं उन्हें पॉजिटिव रोल अदा करना होगा, तभी हालात पटरी पर आएंगे। सर ये तो मौका ही नहीं देते हैं। इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं आ रहा हूं सलमान निजामी साहब, मैं आ रहा हूं। रविंदर जी से मैंने सवाल किया, मैं आ रहा हूं सलमान निजामी साहब, आ रहा हूं। रविंदर पंडिता जी कंटिन्यू। मुझे लगता है जी बहुत गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन है, नॉन सीरियस है। जिन पॉइंटों पे मुद्दा उठाना चाहिए, ये आज का सवाल जो है आजाद साहब का कि नजरबंद क्यों है। जब वो सीएम थे तब नहीं हमने कर्फ्यू लगाया, 2008 में हमने 2 महीना कर्फ्यू नहीं लगाया उमर अब्दुल्ला के टाइम में। जब जीएम शाह की हुकूमत में आई 80 के दशक में, तब नहीं लगा, जिनका नाम ही पड़ा गुल कर्फ्यू। ये तो अच्छा ही है ना, मतलब तो आप ये है आप देखो, या तो ऐसा पॉइंट उठाए कोई अच्छा ये काम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट, तो अच्छा जब काम होगा तो कर्फ्यू क्यों है भाई? विद कन्विक्शन। अगर कर्फ्यू बहुत देखे हमने काम हो रहा है बचपन तो से, कर्फ्यू क्यों है? कर्फ्यू बचपन से बहुत देखे हैं सलमान सर। साहब, आपने गिलानी साहब ने कैलेंडर इशू किए तो आप क्या मोदी साहब भी कैलेंडर इशू करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है, अगर लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को दिख रहा है को मारने के बाद लगाना जरूरी है, और आज उस आतंकवादी को मारने के बाद मेरा पॉइंट ये है, या तो अपोजिशन कन्विक्शन से बात करे। मेरा एक पॉइंट है जी, अभी मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था प्रधानमंत्री जी का, डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने आधा घंटा बात करी है टेलीफोन से। हम बैनुल अक़वामी मंजर पे भी बहुत स्ट्रांग है आज की डेट में। मेरा एक सवाल है जी, जब पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ये है, ऐसे कुछ पॉइंट उठाने चाहिए। मैं अभी ये पॉइंट उठा रहा हूं, जब पीओके पे पाकिस्तान ने एडमिनिस्टर किया अंडर आर्टिकल 74, तब क्यों नहीं ये शोर मचा और तब क्यों नहीं वहां हल्ला हुआ और कर्फ्यू हुए? जब इंडिया 370 हटाता है तब क्यों ये हो रहा है? पीओके क्या हमारा हिस्सा नहीं है? था वो कश्मीरी भाई हमारे नहीं है? सब है, टोटल जेएंड के था। अपोजिशन ऐसा पॉइंट उठाए, अपोजिशन बेवकूफ पॉइंट उठा रहे, कर्फ्यू क्यों आएगा भैया? कर्फ्यू तो लगाना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर देखना है ना। हिंदुस्तान की सरकार ने आपसे स्टेट छीन ली और आप पीओके को लेने की बात कर रहे हो। जो स्टेट हमारे पास थी वो भी छीन लिया आपने। पीओके से तो किसी को स्टेट, पाकिस्तान ने स्टेट नहीं छीनी ना। नहीं, हम तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तानी सरकार पे भरोसा किया, वादे के तहत आपके साथ जुड़े। आज 70 साल के बाद आपने हमारे साथ धोखा किया। आज पीओके की बात कर रहे हैं आप, और वही पीओके के लोग आज हमसे सवाल करेंगे। आपके पास तो स्टेट नहीं, आपके स्टेट के 2 टुकड़े हो गए, ये थोड़ी हम कैसे आपके साथ जुड़ेंगे? नहीं, आप बेवकूफ बातें कर रहे हैं आजाद साहब आज की डेट में। जब उन्होंने कर्फ्यू लगाया, अमन की बात कर रहे हैं, वो तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं करेंगे मेंटेन क्या? वो जीते हुए सांसद हैं, छूट दे वहां बीजेपी का कोई विधायक नहीं है, जो वहां पे अलगाववाद खुली छूट दे लोगों को, राज्यसभा मेंबर आ जाए, वो वहां के भाषण दें और 100-200 लोग जहां बैठ हो जाए करवाई। ऐसे क्या बेवकूफाना कार्यकर्ताओं को पूछो गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम में कितना काम हुआ? ठीक है, 2004 मैं पीके सहगल साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ठीक है, रविंदर जी बात हो गई, रविंदर पंडिता जी बात हो गई, सलमान निजामी से बात हो गई। मैं पीके सहगल साहब, क्या वाकई में जो जिस तरह के हालात बने हैं, अगर ये हालात पटरी पर आ जाते तो ठीक है, लेकिन अगर हालात पटरी पर जल्द से जल्द नहीं आते तो पाकिस्तान से होशियार रहना होगा।
डिबेट के पहले हिस्से में आपने बताया था कि पाकिस्तान से बहुत होशियार रहने की जरूरत है, और अगर ये हालात, कश्मीर के खासतौर से हालात जल्द पटरी पर लौटकर नहीं आते हैं, नॉर्मलसी एक तरह से लौटकर नहीं आती कश्मीर में, तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जो है हर प्रकार से कश्मीर के दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहा है। उसने एक 11 मेंबर कमेटी बनाई है जो डिसाइड करेगी कश्मीर में क्या करना है, वहां हालात खराब करने के लिए, वहां वंस अगेन दखल अंदाजी करने के लिए। अब मत भूलिए कि इमरान खान ने खुद कहा है कि अनेकों पुलवामा हो सकते हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी कि हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रकार की शांति ना बहाल हो, खास करके कश्मीर में। और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टू इंश्योर कि वहां के लोगों का किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, वहां के अवाम सुरक्षित रहें। और मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूं कि उनकी सरकार ने 2 साल के लिए नजरबंद किया था शेख अब्दुल्ला को, और कश्मीर से हटाकर साउथ में प्रेजेंट किया हुआ था। वो क्यों भूल रहे हैं? इसलिए माहौल को निगाह में रखते हुए आपको वो तमाम कदम उठाने पड़ेंगे जिसमें समय लगेगा। मेरे मुताबिक कश्मीर में हर प्रकार से माहौल को सही करने में कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं, और उससे भी ज्यादा लग सकते हैं। इसलिए बड़े सोच समझ के ढील दी जाएगी, बड़े सोच समझ के सरकार अगला कदम उठाएगी, ताकि ये हर समय यकीन करना है कि पाकिस्तान किसी फायदा ना उठा सके, अलगवादी इसका फायदा ना उठा सके। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो देश की भलाई नहीं चाहते, जैसे कि कुछ कांग्रेस के लीडर्स हैं, ताकि वो उस ढील का फायदा ना उठा सके, कुछ ऐसी हरकत ना करें जिससे शांति फिर से भंग हो। इसलिए हर कदम को सोच सोच कर फूक फूक कर लेना होगा, और ये बड़ा लाजमी है, और सरकार उसी प्रकार से कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। समीर, सिक्योरिटी जो एजेंसियां हैं हमारी, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अभी तक तो एक तरह से इस इम्तिहान में सिक्योरिटी एजेंसियां एक तरह से कामयाब हुई, लेकिन आगे भी एक जो इम्तिहान है वो बहुत सख्त है। हालात जैसे जैसे पटरी पर लौटेंगे तो ये इम्तिहान और चैलेंजेस एक तरह से बढ़ते ही जाएंगे। समीर, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी के मद्देनज़र आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली। 2 घंटे उन्होंने बातचीत की। टॉप ऑफिशियल्स थे, आईबी के लोग थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जितने भी एजेंसीज के ऑफिशियल्स वो बैठे थे। और अजीत डोवाल कहा जा रहा है एनएसए जो है फिर एक बार कश्मीर जा सकते हैं, हो सकता है वो कल या परसों कश्मीर का दौरा करे। 11 दिन वो वहाँ पे रहे थे। तो न सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन या कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरी तरह से लगी हुई है कि हालात को बिल्कुल कंट्रोल में रखा जाए। और हमें ये मानना पड़ेगा कि हालांकि दिक्कतें बहुत हैं, जब बंदिशें होती हैं, कर्फ्यू होता है, तो जिस तरह हमारे निज़ामी साहब भी कह रहे थे या बाकी लोग भी कह रहे थे, तो प्रॉब्लम तो होता है, उससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें 2016 भी याद रखना चाहिए, जब बहुत लार्ज स्केल वायलेंस हुई थी, तो हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा जो लोग थे, जो लड़के थे, वो मारे गए थे। तो ऐसी नौबत ना आए। जो ये जिस तरह अंबरदार साहब भी कह रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रखी गई हैं। और मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सलमान निजामी साहब, सवाल ये उठ रहा है, बार बार आप लोग भी यही कहते हैं कि तशद्दुद किसी मामले का हल नहीं है। अब जमहूरी मुल्क में अदालत हमारे सामने, अगर वाकई में ये फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के अगेंस्ट है, मान लीजिए आप, तो अदालत है, अदालत का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं। तशद्दुद से कोई मसले का हल नहीं निकलने वाला है। सलमान निजामी साहब, देखिए, हमने वही इख्तियार किया है, लेकिन जब आप लीडर्स को हाउस अरेस्ट रख, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कौन जाएगा? हम तो तैयारी में हैं, जो अब हम बातचीत करते हैं, एक टेबल पे बैठेंगे अपोजिशन लीडर सारे, लेकिन जब अभी भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन लीडरशिप जो है वो अभी भी नज़रबंद है, तो ये क्या पैनिक का माहौल है? एक क्रिएट, मैं अभी एक डिबेट में था, वहाँ एक डिबेट चल रहा था कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है कि झूठी खबरें चल रही हैं, झूठे लोग भी हैं, वो एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इस वक्त हर एक सियासत करने की तैयारी में है, हर एक इस मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। लेकिन मैं आपके चैनल से एक अपील करना चाहता हूं कि ये झूठी खबरें ना फैलाइए। शोपियान में कोई जो किसी शैला रशीद ने वो खबर चलाई है, वो बिल्कुल झूठी है। वो अपनी सियासी रोटियां खेलने के लिए नफरत का माहौल पैदा कर रही हैं। मुझे इतने पेरेंट्स के फोन आ गए सुबह से कि आप देखिए ये सही है, गलत है, हमारे बच्चे वहाँ हैं, हम लोग परेशान हैं, लोग जो दूर हैं, फोन लाइंस नहीं चल रही है, मोबाइल नहीं चल रहे, और ये पैनिक क्रिएट कर रही हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और हम चाहते हैं अमन हो,
और एक जमहूरी तरीके से इस लड़ाई को हम लड़ें। सुप्रीम कोर्ट हमें हक है। मैं सुरेंद्र अंबारदार जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाह रहा हूं। जिस जमहूरी अमल की बात हो रही, क्या ऐसे में नहीं लगता है कि जो सियासी लीडरान हैं, जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रह चुके हैं या जो बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, कम से कम जमहूरी अमल से इस पूरे लड़ाई को लड़ा जाए, जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे हैं, तो जो लीडरान है क्या वाकई में उन्हें आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें नजरबंद नहीं रखा जाना चाहिए? एक तो सभी पार्टीज को, सभी लीडर्स के, सभी पार्लियामेंटेरियंस को मौका मिला था पार्लियामेंट में डिलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल, वो फेल हो गए, उनके पास आर्गुमेंट नहीं था। जिनके पास पार्लियामेंट में आर्गुमेंट नहीं था, उनके पास कोर्ट में भी आर्गुमेंट नहीं है। एक दूसरा कि जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के एलाइज ने जम्मू कश्मीर के यूथ को सारे दुनिया में ब्लैक पेंट करके सारी दुनिया में ये फैलाया कि जम्मू कश्मीर का यूथ स्टोन पेल्टर है, बेसिकली उसके पीछे इनके राजनीतिक रोटियां सीखने का ही मंशा थी। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का यूथ, खासकर कश्मीर का यूथ, वो फुल ऑफ टैलेंट है, ट्रेजर ऑफ टैलेंट इज विद देम। एक बार अगर उनको ये ठीक तरह से, क्योंकि जिस नरेटिव को ISPR के कश्मीर से सैकड़ों नेटवर्क चैनल्स ने और अखबारों ने उनमें जो नरेटिव इन्वाइट किया है, उस नरेटिव को रिवर्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मगर मेरा मानना है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के यूथ को ये सच्चाई पता चलेगी कि उनका भविष्य इस जम्मू कश्मीर के, इस नए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सुरक्षित है, नहीं तो ये चीज समझाएगा कौन? के जो ये जम्मू कश्मीर के आवाम को कौन समझाएगा? सुरेंद्र अंबारदार जी, यही तो चैलेंज है, एक्सपेक्टेशन। आखिर कश्मीरियों को समझाएगा कौन कि इसमें आपका फायदा है? इसी चैलेंज, नहीं तो इसे समझाएगा कौन? चैलेंज को एड्रेस करने में हमारा मानना है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल है, और जिन जो लोग प्रोवोकेशन देते हैं वो ऑटोमेटिकली अपना रोल समाप्त करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर के हालात पटरी पर लौटेंगे। और ये खुशाइंद है जिस तरह से आज प्राइमरी स्कूल खुले, कम से कम अमला पहुंचा, और अब उम्मीद करते हैं कि तलबा भी पहुंचेंगे। बुध के रोज से मिडिल क्लासेस भी एक तरह से स्कूल जो हैं वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे, और बहुत जल्द हालात पटरी पर लौट आएंगे। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि सयाहत का मौसम चल रहा है, ऐसे में सयाहत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके चेहरे भी एक तरह से खिलेंगे, और एक नया कश्मीर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र अंबारदार जी, सलमान निजामी साहब, PK सहगल साहब, रविंदर पंडिता जी, मनोज कौल साहब और समीर भट्ट जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।